नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का जीवन कोचिंग के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पर स्वागत है। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल के पार्ट 1 में हम लोगों ने भारत का परिचय पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल का भाग 2। और जो भारत के भूगोल का भाग 2 है उसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है और भारत में जो मानक समय रेखा है जिससे समय का निर्धारण होता है, जिसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसकी क्या विशेषताएं हैं, भारत के कितने राज्यों से जाती है, इसका काम क्या है, इत्यादि के बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करें भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। और इसी में एक टॉपिक हम और देखेंगे, भारत का जो पूर्वी पश्चिमी बिंदु है, भारत का जो उत्तरी और दक्षिणी बिंदु है, इसके बारे में भी हम चर्चा थोड़ा सा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत के अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर मुख्य भूमि से पूछा जाए तो हम कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह अगर मुख्य भूमि से पूछा जाए, मुख्य भूमि का मतलब ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है, और मुख्य भूमि का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कन्याकुमारी से, मुख्य भूमि का मतलब हो जाएगा कन्याकुमारी से, और कन्याकुमारी से हम इंदिरा कॉल तक चलेंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। और अगर हम भारत का देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार कुल पूछें, भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार, भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर हमारा हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। और ये जो कुल का मतलब है, कुल अक्षांशीय विस्तार, ये जो स्थिति है ये हमारी होगी इंदिरा पॉइंट से, ये हमारा होगा इंदिरा पॉइंट से। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ से प्रश्न 2 तरीके से अक्सर पूछता है। अगर भारत का मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार पूछा तो हम लगाएंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच। लेकिन अगर कुल पूछता है तब हम कहेंगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब यहीं से हम देख लेते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे, भारत का देशांतरीय विस्तार, तो भारत के देशांतरीय विस्तार की बात हम करेंगे तो देखेंगे कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। और यहीं पर एक चीज़ और हम बता रहे हैं, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, उनकी स्थिति क्या है, उनका लोकेशन क्या है। अगर हम बात करें कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है,
उत्तरी बिंदु में हम दो चीज़ देखेंगे। अगर मुख्य भूमि की बात की तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट पे हमारा आ जाएगा कन्याकुमारी। 8 डिग्री 4 मिनट पे हमारा आ जाएगा कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर हमारा आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। एक को हम बोलते हैं उत्तरी बिंदु और दूसरे को हम बोलते हैं उत्तरतम बिंदु। उत्तरतम बिंदु की बात करेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। दक्षिणी बिंदु होगा। दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो कन्याकुमारी हो जाएगा और दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु हमारा एक ही है, इसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। इसको हम क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल बोलते हैं। और यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा इंदिरा कॉल। ये जो इंदिरा कॉल है ये स्थित है जम्मू कश्मीर में, और जो इंदिरा पॉइंट है ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है कितने डिग्री अक्षांश पर है, तो हम कहेंगे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, और स्थान का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और राज्य पूछा जाए तो हमारा हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहीं से हम देख लेते हैं पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। अगर हम सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा गुहार मोती। ये हमारा हो जाएगा गुहार मोती, या इसी को हम कहते हैं गौर मोता। इसी को हम कहते हैं गौर मोता। और 97 डिग्री 25 मिनट पर जो होगा वो हमारा सबसे पूर्वी बिंदु होगा, और ये है केबीथो। ये क्या है? केबीथो है। और जो केबीथो है ये किस राज्य में पड़ेगा? ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश में। और केबीथो की विशेषता, यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और गुहार मोती की बात करेंगे तो ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और इंदिरा कॉल की बात करेंगे तो इंदिरा कॉल हो जाएगा भारत का उत्तरतम बिंदु। उत्तरतम बिंदु। यहाँ से आपकी कई सारी चीज़ें क्लियर हुई, जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, कौन सा बिंदु भारत का सबसे उत्तरी है, कौन सा दक्षिणी है, कौन सा पूर्वी है, कौन सा पश्चिमी है, और ये जो स्थान है वो किस किस राज्य में पड़ते हैं। तो आप ध्यान से एक बार पुनः देख लीजिए। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, वो है इंदिरा कॉल, और ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और ये कितनी डिग्री अक्षांश पर है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है हमारा इंदिरा पॉइंट, और ये किस राज्य में पड़ेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अवस्थिति इसकी पूछी जाए तो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। ये क्या हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। और अगर दक्षिणी बिंदु की बात की जाए, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है, तो भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा कन्याकुमारी। और ये कितने डिग्री पर है? ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ये चीज़ें क्लियर हुई। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन कौन से हैं। अब अगली टॉपिक इसमें हमारा है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो पड़ोसी देशों में बहुत सारे देश हैं। जैसे हम देख लेते हैं कौन कौन है पड़ोसी देशों में। शुरुआत हम करते हैं पाकिस्तान से। पहला हमारा देश है पाकिस्तान। पहला है पाकिस्तान। दूसरा है हमारा अफ़गानिस्तान। दूसरा अफ़गानिस्तान।
तीसरा हमारा देश है चीन, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। कितने देश हो गए? 3, 4, 7। और एक हमारा पड़ोसी देश और है जिसका नाम है श्रीलंका। लेकिन ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका की स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती है। इसकी स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती है। इसकी स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी कौन सी है, तो यहाँ पर हम कहेंगे पाक जलडमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य, ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित खाड़ी है, या इसी को हम कहते हैं, यहीं पर एक खाड़ी और है जिसको हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। ये तमिलनाडु के पास है मन्नार की खाड़ी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो हम कहेंगे पाक जल डमरू मध्य। इतनी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं कि भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, तो भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और ये लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा हमारी है? और ये सीमा है हमारी 4096 किलोमीटर। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सीमा बनाने वाला देश है अफ़गानिस्तान, और इसकी कुल लंबाई है 106 किलोमीटर। सबसे कम लंबाई की सीमा बनाने वाला देश अफ़गानिस्तान, और कुल लंबाई 106 किलोमीटर। जबकि सबसे अधिक सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश, और इसकी सीमा है 4096 किलोमीटर। और यहीं से एक चीज़ और समझिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। और इसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को निर्धारण किया गया था। और भारत अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा है उसका क्या नाम है? भारत अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम है डोरंड रेखा। इसका नाम क्या है? डोरंड रेखा। और इसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। इसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा किस देश के साथ, मैकमोहन रेखा की जो रेखा है वो किस देश के साथ सीमा बनाती है? तो जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच की जो बॉर्डर है, जिसको हम बोलते हैं LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। और बांग्लादेश के बीच बात करें तो इसको हम बोलते हैं ज़ीरो लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो लाइन, मतलब शून्य रेखा या जीरो रेखा बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है ज़ीरो लाइन। एक बार इसको पुनः देख लीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और इसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है डोरंड रेखा। और भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा है इसका नाम है मैकमोहन रेखा। और भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है इसका नाम है ज़ीरो लाइन। ज़ीरो लाइन मतलब शून्य रेखा या जीरो रेखा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती है, तो वो हमारा हो जाएगा श्रीलंका। और भारत श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है उस खाड़ी का नाम क्या है?
उस खाड़ी का नाम है पाक जलडमरू मध्य। इसका नाम क्या है? पाक जलडमरू मध्य। ये तो हो गए भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। और यहाँ पर अब दूसरी टॉपिक हमारी हो जाएगी कर्क रेखा, कि कर्क रेखा को क्या बोलते हैं। अगर अंक में लिखना हो तो कर्क रेखा को हम क्या लिखेंगे? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, इसके गुजरने का पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब का क्रम क्या है। तो जो कर्क रेखा है इसको अगर हम अंक में लिखें तो अंक में लिखने का क्रम इसका हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को अगर हम अंक में लिखें तो इसको हम लिखते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और जो मकर रेखा होती है, मकर रेखा को हम कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसको हम क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा। और यहीं पर एक चीज़ और समझ लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए आर्कटिक वृत्त के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए आर्कटिक वृत्त क्या है, आर्कटिक वृत्त को अगर हमको अंक में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो जो आर्कटिक वृत्त है इसको हम लिखते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा, इस अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। यहीं पर आप एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, ये जो आर्कटिक वृत्त है ये किन किन स्थानों से या देशों से होकर गुजरती है। तो पहला देश हमारा हो जाएगा रूस, फिर अमेरिका का एक प्रांत है जिसका नाम है अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है जिसका नाम है अलास्का। उसके बाद तीसरा देश हमारा आएगा कनाडा। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, और इस ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है? इस ग्रीनलैंड पर अधिकार है डेनमार्क का। इस ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का। उसके बाद आप चलेंगे तो मिलेगा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इतने स्थलों से होकर या इतने देशों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, जिसको हम बोलते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, अर्थात आर्कटिक वृत्त रेखा। हमारा यहाँ पर टॉपिक है कर्क रेखा के बारे में पढ़ना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं इनको भी हम देख लेते हैं। ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 8 राज्य हैं कौन कौन से? तो हम पश्चिम से पूरब के क्रम में देखेंगे। सबसे पश्चिमी राज्य हमारा कौन सा होगा? सबसे पश्चिमी राज्य है हमारा गुजरात। उसके बाद हमारा आएगा राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हमारा आएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद हमारा आएगा छत्तीसगढ़, फिर हमारा आएगा झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और लास्ट में आता है मिज़ोरम। लास्ट में आता है मिज़ोरम। ये हो गए 8 राज्य जिनसे होकर कौन कौन सी रेखा गुजरते हैं? जिनसे होकर गुजरते हमारी कर्क रेखा। और ये क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो क्रम क्या होगा? ये क्रम होगा पश्चिम से पूर्व। ये क्रम हमारा हो जाएगा पश्चिम से पूर्व के क्रम में, पश्चिम से पूर्व के क्रम में।
और इसी को हम उल्टा कर देंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे तो हमारा हो जाएगा पूरब से पश्चिम क्रम में। हमारा क्या हो जाएगा, पूरब से पश्चिम क्रम में। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, सबसे पूर्वी राज्य कौन है जिसे कर्क रेखा जाती है। सबसे पश्चिमी राज्य कौन है जिसे कर्क रेखा जाती है। तो हमारा सबसे पश्चिमी राज्य हो जाएगा गुजरात और सबसे पूर्वी राज्य हो जाएगा मिजोरम। ये हो गई हमारी कर्क रेखा। और कर्क रेखा को हम क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। अब अगली टॉपिक है हमारी, जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अगली टॉपिक हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसका काम क्या है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा का मतलब वह रेखा जिससे किसी देश के समय का निर्धारण होता है। अगर हम मानक समय रेखा की परिभाषा पूछें कि मानक समय रेखा क्या होती है, मानक समय रेखा, तो जो मानक समय रेखा होती है इसका काम होता है किसी भी देश के समय का निर्धारण करने वाली रेखा। किसी भी देश के समय का निर्धारण, किसी भी देश के समय का निर्धारण जो करने वाली रेखा होती है, करने वाली रेखा, इसको हम क्या कहते हैं, मानक समय रेखा। और जो भारत की मानक समय रेखा है, और जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय, भारत की मानक समय रेखा की हम बात करें तो ये हमारी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से क्या होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत के समय का निर्धारण होता है। भारत के समय का निर्धारण होता है। भारत के समय का निर्धारण होता है। और इसी रेखा को हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारत की मानक समय रेखा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भारत की मानक समय रेखा, या इसी को हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो IST है या जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत के किस स्थान से होकर गुजरती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नैनी। और ये नैनी कहाँ पड़ता है, नैनी प्रयागराज में स्थित एक स्थान है। इलाहाबाद या जो प्रयागराज है, प्रयागराज में स्थित एक स्थान है जिसका नाम है नैनी। और अगर ऑप्शन में नैनी ना हो तो आप क्या लगाओगे, अगर ऑप्शन में नैनी ना हो तो हम लगाएंगे मिर्ज़ापुर। अगर ऑप्शन में नैनी ना हो तो हम क्या लगाएंगे, मिर्ज़ापुर। मतलब जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो नैनी से भी गुजरती है, मिर्ज़ापुर से भी गुजरती है। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हमारा आंसर नैनी होगा। अगर ऑप्शन में नैनी नहीं है तब हमारा आंसर क्या होगा, मिर्ज़ापुर। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तो ये एक दूसरे को काटते हैं छत्तीसगढ़ में। ये एक दूसरे को काटते हैं छत्तीसगढ़ में। ये एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, छत्तीसगढ़ में काटते हैं।
ये सवाल कई बार पूछा गया है कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं। ये दोनों काटते हैं एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में। ये चीज़ें हमारी हो गई। इसका जो पूरा हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। और इसमें हमने पढ़ा क्या क्या। पहला है हमारा भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हमने देखा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। और मुख्य भूमि के अतिरिक्त अगर कुल विस्तार पूछे तो हमारा आंसर हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। और अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो हमारा हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। और भारत के पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित केबिथु है। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा गुजरात में स्थित गुहार मोती या गौरमोता भी उसको बोलते हैं। भारत के उत्तरी बिंदु की बात करें तो हमारा हो जाता है जम्मू कश्मीर में स्थित इंदिरा कॉल। और भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन हम दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, या इसी को हम बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में तो भारत के कुल 8 पड़ोसी देश हैं। लेकिन इन 8 में से श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसकी स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती है लेकिन जलीय सीमा भारत से लगती है। और भारत श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी स्थित है उस खाड़ी का नाम है पाक जल डमरू मध्य। पाक से आप पाकिस्तान पे ना जाइएगा, पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत के साथ सबसे अधिक सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। भारत के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला देश अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जिसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं तो हमारा आंसर होगा डूरंड रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा मैक मोहन रेखा। और भारत तथा बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है तो हमारा आंसर हो जाएगा जीरो लाइन या शून्य रेखा। और उसके बाद अगर हम कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। और इन 8 राज्यों को हम एक क्रम से याद करेंगे, चाहे पूरब से चाहे पश्चिम से। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो पहला राज्य हमारा हो जाएगा गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद हमारा आ जाता है त्रिपुरा और लास्ट में हमारा आता है मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। और कर्क रेखा को अगर हम अंक में लिखें तो क्या लिखेंगे तो अंक में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उसके बाद हम देखते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये कौन सी रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम कहते हैं भारत की मानक समय रेखा या IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो IST रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और मानक समय रेखा का मतलब क्या होता है। मानक समय रेखा का मतलब होता है ऐसी रेखा जो किसी भी देश के समय का क्या करती है निर्धारण करती है, उसको हम क्या बोलते हैं मानक समय रेखा। और भारत की मानक समय रेखा हो जाएगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और ये जो रेखा है ये कहाँ से गुजरती है, ये प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से और मिर्ज़ापुर से भी गुजरती है। लेकिन सबसे शुद्ध आंसर अगर माना जाए तो हमारा हो जाता है नैनी। अगर नैनी ऑप्शन में ना हो तो हम क्या लगाएंगे मिर्ज़ापुर। यहीं से एक चीज़ और आप समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व के समय का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, विश्व के समय का निर्धारण, विश्व के समय का निर्धारण अगर पूछा जाए कौन सी रेखा करती है तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसी रेखा को हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। इसी रेखा को हम क्या कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। और ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा एक किस स्थान से गुजरती है तो लंदन में एक स्थान है, ब्रिटेन के लंदन में एक स्थान है जिसका नाम है ग्रीनविच।
ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ग्रीनविच। और ग्रीनविच को हम क्या कहते हैं, GMT कहते हैं। और यहीं से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है। और एक चीज़ और, अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत की मानक समय रेखा है, ये जो भारत की मानक समय रेखा है ये GMT से कितना आगे है, तो भारत की मानक समय रेखा GMT से मतलब 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि भारत की मानक समय रेखा GMT से या 0 डिग्री देशांतर से कितना मिनट आगे है। अगर मिनट की बात किया तो हमारा हो जाएगा 330 मिनट, और घंटे की बात किया तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा। क्लियर हुआ इतना? ये तो हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर। और अगले चैप्टर में यहाँ से हम आगे चलेंगे तो भारत के थोड़ा सा और जो पर्वतीय और पठारी क्षेत्र जो भौतिक विभाजन है उसको हम देखेंगे। और इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बढ़िया आते हैं, बहुत अच्छे से पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बार बार देखिएगा। और इसको आप वैसे वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से नोट्स बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।